फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ नए अपडेट्स आए हैं और कुछ नई टाइमलाइंस आई हैं तेरस मार्क 1A और मार्क 2 को लेकर, और इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते थे, तेरस मार्क 1A की डिलीवरीज जो है कही जा रही थी कि जून जुलाई से स्टार्ट हो सकती हैं। उसके बाद कहा जा रहा था कि तेरस मार्क 2 का जो फर्स्ट फ्लाइट है ये भी इसी टाइमलाइन के अराउंड हो सकता है। एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप जो है ये रोल आउट कर भी चुका है, ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी। फिर DRDO चीफ ने ये खुद कहा था कि जो मिड 2026 है उसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि जो तेरस मार्क 1A है ये अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में HAL डिलीवर करेगा। HAL ने तेरस मार्क 2 को लेकर भी नई टाइमलाइन दी है जो कि मिड 2027 के रोल आउट की है। तो जितनी टाइमलाइंस दी गई थी वो सारी अब आगे बढ़ाई जा रही हैं। सर्टेनली इंजन यहाँ पर मेजर इशू नहीं है जिसकी वजह से डिलीवरीज अटकी पड़ी हैं, क्योंकि 5 इंजन आपके पास हैं और कुछ रिपोर्ट आ रही है कि छठा भी आ गया है। तो कम से कम 6 एयरक्राफ्ट तो आप डिलीवर कर सकते हैं अगर इंजन ही इशू था। क्योंकि आप डिलीवर 6 एयरक्राफ्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रूव करता है कि इंजन यहाँ पर मेन इशू नहीं है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हो रहे हैं। तो बना तो आपने 30 के आसपास एयरक्राफ्ट लिए हैं, लेकिन इंजन उनमें लगना बाकी है। बाकी कुछ और इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से इनकी डिलीवरीज स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। कहा जाता है कि इसके EW स्वीट और रडार को लेकर कुछ परेशानियां आ रही हैं जिनको सॉर्ट किया जा रहा है। फिर सवाल यहाँ पर उठता है कि आप किस बेसिस पर जनवरी में क्लेम कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट डिलीवर होने के लिए तैयार है। कुछ क्लेम्स यहाँ पर ये किए जाते हैं कि एयरफोर्स ने NVG की डिमांड कर दी, उन्होंने एक्सगार्ड की डिमांड कर दी है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। फिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये डिमांड्स रखी गई थी तो HAL चीफ फिर टाइमलाइंस क्यों दे रहे थे। HAL चीफ को सिंपली ये कहना चाहिए था कि एयरफोर्स ने कुछ नई डिमांड्स रखी हैं, अब इन पर काम कर रहे हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी तब इनको डिलीवर कर देंगे। लेकिन आप पिछले साल से टाइमलाइंस पर टाइमलाइन दिए जा रहे हैं। पहले कहा कि पिछले साल आप जून में कर देंगे, फिर जुलाई हुआ, फिर अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, फिर इस ईयर मार्च तक कहा गया, उसके बाद फिर कहा गया जून में कर देंगे, अब कह रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में कर देंगे। फिर सवाल ये भी उठता है कि जब आप कह रहे थे कि डिलीवरी जो हैं ये फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगी, तो आपका एयरक्राफ्ट DFCC यानी कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ, जो कि तेरस मार्क 1A के साथ आने वाला था, फ्लाई करता है मार्च 2024 में, यानी कि ओरिजिनल डिलीवरी टाइमलाइन के 1 महीने बाद। तो जब ओरिजिनल डिलीवरी डेट थी तब तक पहले तेरस मार्क 1A ने भी फर्स्ट फ्लाइट नहीं करी थी। पहला तेरस मार्क 1A मार्च 28 2024 में फ्लाई किया था। तो आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो इंडियन एयरफोर्स ने लास्ट मिनट चेंजेस कर दिए उसकी वजह से यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट में डिले हुई है। डिले शुरुआत से ही चल रही थी। फिर उसके बाद अस्त्र इंटीग्रेशन को लेकर मल्टीपल टाइमलाइंस दी गई और अल्टीमेटली जो ठीकरा है ये इजराइल के ऊपर फोड़ दिया गया कि जो एल्टा का 2052 रडार लग कर आ रहा है, साथ में जो इनका AES से जैमर लग कर आ रहा है, उसके साथ इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके कुछ मोड्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, अस्त्र इंटीग्रेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, जो कि जेन्युइन बात है। पर क्या रडार और मिसाइल लास्ट मिनट चेंजेस के अंतर्गत थे? क्योंकि ये चीज़ तो बहुत पहले से सुनाई दे रही थी कि इसमें एल्टा 2052 रडार लगेगा और अस्त्र मिसाइल लगेगी। ये बात ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट में एयरफोर्स ने कहा है कि आप ये दोनों लगा कर दीजिए। तो जब वो प्री डिसाइडेड था, आपको पता था कि ये रडार आपको लगाना है, ये मिसाइल आपको लगानी है, तो यहाँ पर डिले क्यों हो गई? कहा जाएगा कि इजराइल जो है ये वॉर में बिजी हो गया जिसकी वजह से इन्होंने अपने इंजीनियर्स भेजे नहीं और यहाँ पर डिले हुई। इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आपका डोमेस्टिक उत्तम जो है और SR के EW स्वीट है उसको सर्टिफिकेशन में क्यों देरी हो रही है। तो पहले प्लान ये था कि इनिशियल 40 एयरक्राफ्ट के बाद बाकी जो हैं ये उत्तम और SR के साथ आएंगे, लेकिन अब उस चीज़ को आपको पोस्टपोन क्यों करना पड़ा? और अब ये बात क्यों चल रही है कि जो पहला बैच तेरस मार्क 1A का है उसमें उत्तम रडार आएगा ही नहीं? परेशानी यहाँ पर यह है कि एक्सक्यूजेस बहुत हैं। कहा जाता है कि HAL क्योंकि डिपेंडेंट है इन कंपनीज पर, इसलिए यहाँ पर टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या HAL अकेला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपेंडेंट है अपने एयरक्राफ्ट को लेकर थर्ड पार्टीज पर? अगर आप KF-21 बुरामे के प्रोग्राम को देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वहाँ पता नहीं कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जा चुका है। तो कहा जाता है कि लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस, और जब तक ये एक्सक्यूज़ वाला पार्ट हम नहीं छोड़ेंगे तब तक लूज़र बने रहेंगे। जब तक आप गलतियों को छुपाते रहेंगे, डिफेंड करते रहेंगे, तब तक लूज़र बनते रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होगी, जब तक प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उन पर काम नहीं किया जाएगा, तब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर खाली हम HAL की बात नहीं कर रहे हैं, एडा भी कोई दूध का धुला नहीं है।
जो तेरेस मार्क 2 है ये एडा का प्रोजेक्ट है और वहाँ पर भी डिलेज देखी जा रही हैं। HAL ने तो पिछले साल भी कहा था कि तेरेस मार्क 2 जो है 2027 में रोल आउट करेगा, लेकिन पास्ट में कई ऐसे इंटरव्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर मल्टीपल एडा डायरेक्टर्स ने डिफरेंट टाइमलाइंस इन प्लेटफॉर्म को लेकर दी है। इवन DRDO चीफ ने इस साल ही कहा था कि मिड 2026 में ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर जाएगा। तो अकेला HAL यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं है, लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन यही काम कर रही हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, भले ही वहाँ पर आप थर्ड पार्टी से पार्ट्स को सोर्स कर रहे हैं, उसको समय पर लेकर आना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट डिले होगा तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम है भी तो आप मल्टीपल टाइमलाइंस किस बेसिस पर कोट कर रहे हैं? आपको सीधे सीधे कहना चाहिए कि ये चेंजेस डिमांड किए गए हैं, हम इन पर काम कर रहे हैं, जब इन पर काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर कर पाएंगे। तो मल्टीपल टाइमलाइंस थ्रो करने की वजह से जो आपकी पोजीशन है और आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो अब सवालों के घेरे पर है और आपकी बात की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो रही है। आज अगर किसी से आप पूछेंगे कि क्या आप HAL की अगस्त से सितंबर वाली टाइमलाइन पर भरोसा करते हैं, तो 90% लोग कहेंगे हमें HAL की किसी बात पर भरोसा नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ही मल्टीपल टाइमलाइंस कोट करते आ रहे हैं और आप मल्टीपल टाइम्स कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसलिए इनका उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन यही गलती अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी करेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी। कोई इन्वेस्टर उस कंपनी पर भरोसा दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स पहले से ही पड़े हुए हैं और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ऑर्डर्स अब इनको फ्यूचर में भी मिलेंगे, इसलिए इस तरीके से मल्टीपल टाइमलाइंस फेंकी जाती हैं। तो अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में वो चीज़ नहीं दिख रही है। उल्टा इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए भी लोग आ जाते हैं और ये पता नहीं कैसे करते हैं, इतनी बार कैसे डिफेंड कर सकते हैं। बाकी बात रही NVG की और एक्सगार्ड की, तो नाइट विजन गॉगल्स जो हैं ये तो बेसिक चीज़ है। आपको नाइट सॉर्टीज़ करनी है तो वहाँ पर ये चीज़ लगेगी ही लगेगी। ये एयरफोर्स के डिमांड करने से पहले HAL को खुद ऑफ़र करना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर एक्सगार्ड यानी कि टोट डिकॉय की बात करी जा रही है तो वो भी क्रूशल है। यहाँ पर एक्सक्यूज़ ये दिया जाता है कि रफाल के साथ भी हमको एक्सगार्ड नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस ये है कि डेसो ने एक्सगार्ड इंटीग्रेट करके प्लेटफॉर्म दिया था, तो डेसो ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी थी। इजराइल से वो सिस्टम नहीं आए, वो वहाँ पर इजराइल का फॉल्ट है और उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेसो की नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट डेसो के अंतर्गत नहीं था। तो यहाँ पर अगर HAL से एक्सगार्ड का इंटीग्रेशन मांगा गया है तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मॉडर्न BVR कॉम्बैट में जो टोट डिकॉय है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहना कि अनरीज़नेबल डिमांड्स हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये बहुत रीज़नेबल डिमांड्स हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।